बच्चों नमस्कार, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन बनते ही हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये सहयोग हमारे लिए लगातार मोटिवेट करता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं फिर अपने एक नए टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन के अणुसंख्य गुण। तो देखिए, विलयन के अणुसंख्य गुण विलयन के ऐसे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुण विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इनके लिए अणुसंख्य गुण कहा जाता है। क्योंकि विलयनों में दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं और इन दो प्रकार के पदार्थों में दो तरह के कण भी प्रायः देखे जाते हैं। एक तो वे पदार्थ होते हैं जो विलयनों में वियोजित हो जाते हैं। जब विलयनों में उनका वियोजन हो जाता है तो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, अर्थात विलयन में आयन हो सकते हैं या विलयन के घटक कण जो हैं अणु हो सकते हैं। तो जिन पदार्थों का आयनन हो जाता है उनमें विपरीत प्रकार के या विपरीत आवेशित आयन मिलते हैं, और जिनका आयनन नहीं होता है उनमें जो घटक कण होते हैं वो प्रायः अणु होते हैं। अगर हम इस तरह के एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl है, एक सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl है और एक सॉल्यूशन जो हमारे पास दूसरा है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास यूरिया है। तो अगर हम NaCl की बात करें तो इसको जब आप जल में घोलोगे तो जल में घोलने पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा, अर्थात एक कण से यहां पर दो घटक कण जो कि आयन के रूप में होंगे विलयन में प्राप्त होंगे। जबकि यूरिया का जल में घोलने पर वियोजन नहीं होगा, और जब वियोजन नहीं होगा तो इसके जो घटक कण है उनकी संख्या में भी कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक इस तरह से इसमें कोई भी घटक कणों में परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर यहां पर हम देखें तो जो अणुसंख्य गुण है उनमें वेरिएशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि घटक कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जबकि अगर हम यूरिया की बात करें तो यहां पर आयनन नहीं हो रहा है, घटक कणों की संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है, तो यहां पर गुणों में हम ज्यादा वेरिएशन नहीं देख सकते हैं, ज्यादा भिन्नताएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, विलयन के अणुसंख्य गुण जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण, तो पहली प्रॉपर्टी है परासरण दाब। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये होता है बाष्प दाबकाम। बाष्प दाब का अवनमन। तीसरा लिखें क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन। और एक चौथी प्रॉपर्टी है हिमांक का अवनमन।
हिमांक का अवनमन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परासरण दाब की। तो परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अथवा रुके हुए परासरण को प्रारंभ करने के लिए विलयन की सतह पर आरोपित किया जाता है। वाष्प दाब का अवनमन, अगर इस गुण की बात करें तो देखिए वाष्प दाब का अवनमन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी इसको हम कह सकते हैं। परासरण दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का अवनमन इसकी बात करें तो देखिए हम ये देखते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य या अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो इस प्रकार विलयन के वाष्प दाब में जो गिरावट होती है या जो कमी होती है उसी के लिए हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वथनांक उन्नयन की। तो किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन के क्वथनांक में विलायक की तुलना में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और हिमांक का अवनमन, किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कुछ डाउनवर्ड चला जाता है या कम हो जाता है या गिर जाता है। तो उस गिरावट को ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। चूंकि हम एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से और थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण दाब की। देखिए परासरण दाब को जानने से पहले हमें परासरण की क्रिया को जानना आवश्यक है। चूंकि हम लोगों ने विसरण शब्द पढ़ा है या विसरण क्या होता है हम लोग जानते हैं। विसरण का तात्पर्य होता है फैलना अर्थात प्रसार होना। जब कोई पदार्थ फैल जाता है या उसका प्रसार हो जाता है या वो अपनी अधिक मात्रा से कम सांद्रता की ओर अपने आप ऑटोमेटिक मूव करता है तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे कमरे में एक अगरबत्ती अगर हम लगाते हैं तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, यह विसरण की क्रिया है। या पानी से भरा हुआ गिलास अगर हम जमीन पर डाल देते हैं तो पानी अपने आप बह करके ढाल वाले क्षेत्र में यानी जहां पर उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे अपने आप बह करके चला जाता है। यह क्रिया विसरण है। तो परासरण को डिफाइन हमें कैसे करना है इसको हम आपको बता रहे हैं। एक सीधी सी इसकी परिभाषा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जिनसे विलायक के कण आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कणों का मूवमेंट इस झिल्ली के द्वारा नहीं होता है। सामान्यतः अगर प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियों की बात करें तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक ट्रोव ने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का भी निर्माण किया जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई एक झिल्ली है और प्राकृतिक झिल्लियों से के लगभग समान रूप से कार्य करती है। क्योंकि पहले जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे उनमें प्रायः ब्लैडर ऑफ गोट बकरे का आशय का प्रयोग
यहाँ पर परासरण दाब के जो ऑपरेटर्स थे उनमें किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली उपयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं कि परासरण दाब की या परासरण की दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है। देखिए, अगर उस हिसाब से बात करें तो आप लोगों ने कुछ साधारण सी चीजें देखी होंगी कि जैसे एक अंगूर है और अंगूर को अगर हम सांद्र विलयन में, एक सांद्र विलयन हमने इसमें ले लिया है, अगर सांद्र विलयन में इस अंगूर को हम रख देते हैं तो अंगूर धीरे धीरे जो है वो श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। और वो सिकुड़ इसलिए जाता है कि उसके अंदर का जो तरल माध्यम होता है, तो अंदर का जो तरल माध्यम है वो माध्यम धीरे धीरे यानी वहां से विलायक के कण और बाहर की ओर जो सांद्र विलयन है उस विलयन में जाने लगते हैं। और यहां पर चूंकि अंगूर के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो एक तरह की अर्धपारगमी झिल्ली है, और यहां से अंदर से विलायक के कण जब बाहर जाते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं बाह्य परासरण। ये क्या बोला जाता है? बाह्य परासरण। और इसके लिए हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस इसको कह सकते हैं। और इसी का अगर हम विपरीत ले लें तो एक ये किशमिश है, और किशमिश क्या होता है? सूखा हुआ अंगूर होती है। और इसके लिए अगर हम पानी से भरे एक बर्तन में रख दें तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो किशमिश धीरे धीरे फूलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि अंदर का माध्यम जो होता है वो सघन होता है। कहने का तात्पर्य है कि अंदर सांद्र होता है, अंदर का माध्यम सांद्र है, और जो बाहर का माध्यम है वो तरल है। तो बाहर से विलायक के कण जो हैं वो अंदर की ओर जाने लगते हैं। जब और अंदर की ओर जाने लगते हैं तो यह क्रिया यहां पर कहलाती है अंतः परासरण, और इसको हम इंड ऑस्मोसिस कह सकते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि समपरासारी विलयन क्या होते हैं। देखिए, समपरासारी विलयन, सम का तात्पर्य होता है समान से। तो दिए गए ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। दिए गए ताप पर या निश्चित ताप पर दो या दो से अधिक ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो समपरासारी विलयन कब होंगे? जब विलयनों के परासरण दाब आपस में समान होंगे। और इसके बाद में एक समपरासारी विलयन हो गया, दूसरा इसमें हो जाता है अल्पपरासारी विलयन। अल्पपरासारी विलयन वे विलयन होते हैं जिनका मूल विलयन की अपेक्षा परासरण दाब कम होता है। यानी जब हम दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में कंपेयर करते हैं और एक उसका मानक तय कर लेते हैं, तो अगर मानक विलयन के परासरण दाब से दूसरे विलयन का परासरण दाब कम होता है तो उसके लिए हम अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। और एक होता है तीसरा हमारे पास अति परासारी विलयन। तो अति परासारी विलयन वह विलयन होता है जिसका मानक विलयन के परासरण दाब से परासरण दाब कम होता है। यानी मानक विलयन का जो भी परासरण दाब है उससे अगर कंपेयर किए गए विलयन का परासरण दाब अधिक आ रहा है तो उसे हम कहेंगे अति परासारी विलयन। और अगर मानक विलयन के परासरण दाब से लिए गए विलयन का परासरण दाब कम आ रहा है तो अल्पपरासारी विलयन। और अगर दोनों विलयनों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं और उनका परासरण दाब समान आ रहा है तो उसको हम कहेंगे अति परासारी विलयन, समपरासारी विलयन। इसके बाद सबसे अधिक आवश्यकता यहां होती है
तनु विलयनों की बांड-ठाप समीकरण की। तो एक वैज्ञानिक थे बांड-ठाप नाम के, जिन्होंने अनेक तनु विलयनों पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारे परीक्षण किए, और परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने ये देखा कि अति तनु विलयन गैसीय नियमों का पालन करते हैं, यानी कि ताप दाब की परिस्थितियों में गैसों के समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने इन विलयनों पर वायल और चार्ल्स के नियमों को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद यह निश्चित किया कि तनु विलयन गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अर्थात गैसीय नियमों का पालन करते हैं। और इन्होंने वायल और चार्ल्स के नियमों को परिवर्तित करके वायल बांड-ठाप नियम और चार्ल्स बांड-ठाप नियम दिए, जिनको मिलाने पर एक समीकरण प्राप्त हुई। उस समीकरण को बांड-ठाप समीकरण या तनु विलयनों की बांड-ठाप समीकरण कहा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, या सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें वायल बांड हाफ नियम। वायल बांड-ठाप नियम, देखिए इस नियम के अनुसार, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा वायल के नियम में ताप स्थिर होता है, तो ये नियम ये बताता है कि जब ताप को स्थिर रखा जाए तो विलयन की सांद्रता विलयन के परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी स्थिर ताप पर विलयन की सांद्रता विलयन के परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, और अगर विलयन की सांद्रता C है और परासरण दाब P है, तो यहां पर रिलेशन हो जाता है C समानुपात P। चूंकि C सांद्रता है, सांद्रता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं, तो यहां पर हम इस रिलेशन को इस तरह देख सकते हैं कि ये रिलेशन हो गया। और अगर हम यहां C की जगह V रख दें तो ये रिलेशन 1/P इस तरह से हो जाएगा, और ये बन जाता है समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा नियम है चार्ल्स बांड-ठाप नियम। चार्ल्स बांड-ठाप नियम। तो अब हम बात करते हैं चार्ल्स बांड-ठाप नियम की। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, यानी कि सांद्रता को हमने यहां स्थिर कर दिया है, तो अब रिलेशन हमें ताप और आयतन के बीच देखना है। तो यह नियम ये कहता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। विलयन का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है जब सांद्रता C को स्थिर किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन बन जाता है। एक चीज हम यहां पर वैसे भी जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों के आयतन में प्रसार होता है। इसी प्रकार अगर हम सांद्रता को स्थिर कर दें और ताप को बढ़ाएं तो यहां पर आयतन में भी प्रसार होता है। यानी सांद्रता को स्थिर करने पर आयतन और ताप के बीच समानुपात का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यदि मान लीजिए हम बायल और चार्ल्स दोनों के नियमों को एक दूसरे से मिक्सअप कर दें, यानी एक दूसरे के साथ मिला दें, तो जो हमारे लिए समीकरण प्राप्त होगी उस समीकरण को हम कहेंगे तनु विलयनों की बांड-ठाप समीकरण।
तो यहां पर अब हमें क्या करना है कि यहां हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर एक व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को हम मिला देते हैं, अर्थात पहली समीकरण हमारी है b व्युत्क्रमानुपात p और दूसरी समीकरण हमारी है b समानुपात t, और इन दोनों को हमने मिला दिया तो हम ये लिख सकते हैं b समानुपात t अपॉन p, और b समानुपात t अपॉन p हमने लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं b बराबर यस t अपॉन p हो जाएगा, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं PB इजकल टू EST। तो इसको हम बोल सकते हैं तन विलयनों की बांट-ठाप समीकरण। ये जो समीकरण प्राप्त हुई है इसके लिए हम कहेंगे तन विलयनों की बांट-ठाप समीकरण, लेकिन इसमें हम कुछ और चीजों को अप्लाई करते हैं क्योंकि ये समीकरण केवल एक अणु के लिए है। अगर मान लीजिए किसी विलयन में n मोल उपस्थित है, यहां आप लिख सकते हो यदि विलयन में विलेय के n मोल उपस्थित है, तो जब n मोल उपस्थित है तो यह समीकरण हो जाएगा PB इक्वल टू NST, और n आप लोग पढ़ चुके हो तो n क्या होता है मोलों की संख्या, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PB इक्वल टू W अपॉन MST। W विलेय का ग्राम भार है और M विलेय का अणु भार। यहां मैं लिखे दे रहा हूं W बराबर विलेय का ग्राम भार और M विलेय का अणु भार। यहां ये आप लोगों ने देख लिया होगा, इससे अब मैं बिगाड़ देता हूं। इसके बाद इसमें हम एक अन्य महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि यहां पर S जो है ये विलयन के लिए नियतांक है, विलयन के लिए नियतांक है। इसी प्रकार गैस समीकरण में गैस नियतांक भी होता है और जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। तो गैसों के लिए आदर्श गैस नियतांक R होता है, विलयनों के लिए नियतांक S होता है, और S की जो वैल्यू होती है, S की वैल्यू जो होती है ये R के समान ही होती है। यहां हम लिख सकते हैं गैसों के लिए R है, विलयन के लिए S है, और वैल्यू इसकी होती है 0.0821 लीटर
एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ठीक, तो लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल ये इसकी यूनिट होती है। और इस फार्मूले से अक्सर परीक्षाओं में सवाल मिल जाते हैं, तो मैं एक सवाल भी आप लोगों के लिए अभी इस फार्मूले से बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहां पर हमारे पास जो डेटास दिए गए हैं, तो हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर है, चूंकि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हमारे पास हो जाता है इसका 27 और प्लस यहां पर चूंकि केल्विन में हमें चेंज करना है, तो 273 हम जोड़ लें और ये हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद है 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब। तो देखिए 3% का मतलब हो गया 100 ml में यूरिया बराबर 3 ग्राम हो गया, 3 ग्राम। चूंकि हमें अपना सवाल लगाना है, यहां पर जो यूनिट हमारे पास लीटर है, तो हम 1000 ml में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी? 30 ग्राम होना चाहिए, 30 ग्राम होना चाहिए। इसके बाद में यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 तो इसका फार्मूले के अनुसार का अणुभार, तो अणुभार इसका हो जाएगा 60। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो यहां पर अगर हम इसका देखें तो 14 और 2 16 यहां हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया और इधर फिर 16 हो गया। तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 12 60। तो इसका अणुभार हो जाएगा 60। अब हम यहां पर फार्मूला लगाते हैं, या हम यहां पर इसे देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है PB इक्वल टू W अपॉन MST। तो प्रेशर हमें ज्ञात करना है, वॉल्यूम हमारे पास चूंकि हमें लीटर में पुटअप करना है, तो 1 लीटर है, 1000 ml बराबर 1 लीटर, और W हमारे पास हो जाता है 30, अणुभार हो जाता है 60,
और यहाँ एस की वैल्यू लगा दें 0.0821 और यहाँ हो जाता है ये 300। तो देख लेते हैं इसमें, एक 0 से 0 काट लें, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 तियां 15, तो ये हमारा हो जाता है 150 गुणा 0.0821 और यहां इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मैं यहां कैलकुलेशन किए दे रहा हूं, 0.0821 इंटू 15, पंद्रह 15 30, 31, 120, $123। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12.31 एटमॉस्फियर। तो आज आप लोगों के लिए हमारा टॉपिक कैसा लगा? प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स करें। ठीक, धन्यवाद।